Hello everyone. This is Nitin Kumar Verma. And we'll be studying here the environmental studies and introduction. क्योंकि आपके हिंदी के स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पर और इंग्लिश पढ़ने वाले भी हैं, सो दैट्स वाई आई विल ट्राई कि आपके दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल रहे ये चैप्टर। ये आपका यूजी क्लासेस में स्नातक कक्षाओं में बीए, बीएससी, बीकॉम में एक सब्जेक्ट होता है आपका एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो ये पहली वीडियो, ये पहला चैप्टर आपका फर्स्ट चैप्टर से डील करता है, जहाँ पर हम बताएंगे कि वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़। एनवायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ना क्यों ज़रूरी है और होता क्या है ये। सो समय गवाएं, लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, एनवायरमेंटल स्टडीज़ में एनवायरमेंटल का मतलब क्या है कि हमारे चारों ओर एक आवरण है, राइट, और वो जो सराउंडिंग में हमारे पास जो कवरिंग है, जो आवरण है, उसको हम एनवायरमेंट कहा जाता है। फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया शब्द है, राइट, जिसका अर्थ होता है घेरना, राइट। सो वो चीज़ जो हमारे आसपास, जिसने हमें आसपास घेरा हुआ है, चाहे उसमें कोई जीव है या ना है, अजैविक है या ना है, तो वो सभी आपके पास एनवायरमेंटल के टर्म में आता है। उसको हम कहते हैं कंबाइनली या मिलकर कहा जाता है उसे पूर्ण रूप से पर्यावरण, राइट। तो कितने प्रकार के हमारे पास घटक है, घटक या कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट दो श्रेणियों में बांटा गया है, टू कैटेगरीज हैं। फर्स्ट वन इज द बायोटिक कंपोनेंट, जिसको हम कहते हैं जैविक घटक। नाम से शायद आप समझ पा रहे हो, जैविक घटक का मतलब होता है कि वो सभी जीव जो कि जीवित है और पर्यावरण का हिस्सा है, जैसे कि आपके पौधे, पेड़, पशु एटसेट्रा, ये सभी आपके जैविक घटक के अंदर आते हैं, राइट। सेकंड आपके पास आता है अजैविक घटक, जिसको कहा जाता है अबायोटिक कंपोनेंट। अजैविक घटक हम निर्जीव घटकों को कहते हैं, जैसे कि आपके पास हवा हो गया, पानी हो गया, तापमान हो गया, नमी हो गई, राइट, मिट्टी हो गई, ये सभी के सभी आपके कंपोनेंट्स हैं अबायोटिक, और इन दोनों को मिलाकर ही एनवायरनमेंट बनता है, राइट। और पृथ्वी के मंडल की बात करें, यदि हमारे पास 4 मंडल है, आप देख सकते हैं, भूमंडल यानी भूमि, जल मंडल यानी कि हमारे समुद्र, ओशन, जैव मंडल का मतलब है हमारा बायोस्फीयर, और वायुमंडल मतलब एटमॉस्फेयर। उसके बाद आपके पास है, देखिए, एटमॉस्फेयर का 1 बाय 1 यदि हम कंसीडर करें या देखें, तो वायुमंडल में ऐसा नहीं है कि केवल एक ही मतलब हवा है बस, राइट। तो जमीन से लेके जहाँ तक हमारा अर्थ का लिमिट है, वहाँ तक आपका ऐसा नहीं है कि भाई आपका सेम ही एयर है बस, दैट्स इट। नहीं, हवा की भी आपके पास अलग अलग घनत्व होता है, डेंसिटी होती है, जो कि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो डेंसिटी, या कह सकते हैं हम हवा के जो भी परमाणु हैं उनके बीच का डिस्टेंस वो आपका कम होता जाता है, तो घनत्व हमारा घटता है। तो वायुमंडल को हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं, बांटते हैं। ट्रोपोस्फेयर लिमिट के अकॉर्डिंग है, आप देख सकते हैं 0 से 12 किलोमीटर तक आपका ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड लास्ट में आपका आयनोस्फेयर, राइट। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि धरती की सतह के पास 100% एयर है, वायु है, लेकिन
0 से लेकर 20 किलोमीटर तक उस एयर की डेंसिटी घटकर 95% हो गई है और 250 किलोमीटर के ऊपर केवल 5% वायु बचती है। यही वजह है कि जो जैसे जैसे एयरप्लेन में ऊपर जो कि काफ़ी हाइट पे उड़ते हैं वहाँ पे हवा का दबाव कम हो जाता है। तो ये तो है आपका वायुमंडल। अगली बात करें जैव मंडल। जैव मंडल सभी जीवित प्राणियों से मिलकर बनता है, जैसे पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव हो गए आपके, एटसेट्रा। जल मंडल की बात करें तो जो हमारा समुद्र है, जहाँ पे जल है, समुद्र हो गया, नदियाँ होगी, झीलें हो गई, आपका ग्राउंड वाटर है जिसको भूमिगत जल कहते हैं, तो वो सभी आपके जल मंडल का हिस्सा है। फिर उसके बाद आपका आता है भूमंडल या फिर मृदा मंडल, यानी कि जो सोइल है, हमारी पृथ्वी है, राइट, तो वो सब आते हैं आपके इस मंडल में। तो ये 4 मंडल आपके पास हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं पर्यावरण अध्ययन की बहुशिक्षात्मक प्रकृति। ऐसा नहीं है जैसे कि यदि आप हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो जस्ट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। एनवायरमेंटल साइंस या एनवायरमेंटल स्टडीज आपके हर सब्जेक्ट से जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं, राइट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पर्यावरण अध्ययन यदि आप करते हैं तो भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स, रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री, जियोलॉजी, राइट, एटमॉस्फेयर साइंस, ओशन, भूगोल, ज्योग्राफी, राइट। ऐसे ही और कैसे हैं आपके टेक्नोलॉजी में अब ये आ गए। सिमिलरली लॉ में यदि हम बात करें तो लॉ से भी काफ़ी ऐसे कानून होते हैं जो कि आपके पर्यावरण से डील करते हैं, जुड़े होते हैं। तो आप देख सकते हैं पर्यावरण अध्ययन लॉ से भी जुड़ गया, टेक्नोलॉजी से भी, साइंस से भी, और ऐसे ही आपका मास मीडिया आ गया, जनसंचार, या आपका आ गया समाज शास्त्र यानी सोशोलॉजी, मैथ, एटसेट्रा, और ये आपके आगे मेडिकल साइंस यानी कि आपके बायोलॉजी, जूलॉजी, एटसेट्रा। तो आप देख सकते हैं एक सब्जेक्ट यदि हम पढ़े वो अलग अलग सब्जेक्टों से, अलग अलग कोर्सेज से, पाठ्यक्रमों से जुड़ा हुआ है। तो इसी प्रकृति को कहा जाता है मल्टी डिसिप्लिनरी, यानी कि बहुशिक्षात्मक, कि आप यदि एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आपको हर सब्जेक्ट से थोड़ी थोड़ी नॉलेज हो जाती है। ओके, तो आगे चलते हैं। पर्यावरण शिक्षा के ये आपके कुछ सिद्धांत हैं, जैसे कि कुछ पॉइंट्स है, ये आप पढ़ लेना एक बार, ज़रूरी है। जैसे कि पर्यावरण को संपूर्ण तौर पे देखा जाना चाहिए, राइट। पर्यावरण की समस्याओं पर नियंत्रण, बचाव व नियोजन में सहयोग आपका न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय होना चाहिए, नेशनल नहीं, इंटरनेशनल भी, राइट। तो ये सभी के सभी आपके वो सिद्धांत है जो कि ज़रूरी है ताकि आप पर्यावरण साइंस को, पर्यावरण स्टडीज़ को, शिक्षा को आप बढ़ावा दे सकें, राइट। उसके बाद आते हैं कि पर्यावरण अध्ययन का स्कोप क्या है। किसी भी सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ स्कोप होता है बच्चों, राइट। यानी कि आपका एनवायरमेंटल स्टडीज या यदि आप पढ़ते हैं तो इससे क्या क्या फ़ायदे आपको होंगे, तो वो सब तो आप देख सकते हैं। पर्यावरण का अध्ययन एक बहुशिक्षात्मक, ये मैं बता ही चुका हूँ, मल्टी डिसिप्लिनरी है, राइट। इसलिए इसका स्कोप काफ़ी विशाल है, जैसे कि प्राकृतिक संसाधन संरक्षण एवं प्रबंधन, पारिस्थितिक एवं जैव विविधता, वातावरणीय प्रदूषण व उसकी रोकथाम, विकास और वातावरण संबंधी सामाजिक विषय, जनसंख्या, प्राकृतिक आपदाओं के कारण सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये आपके कुछ स्कोप है जो कि आप जब आप एनवायरमेंटल स्टडी पढ़ लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, पर्यावरण अध्ययन कर लेंगे, तो उसके बाद आपको इन सब के बारे में जानने को मिलेगा, जागरूकता बढ़ेगी आपकी। ओके, तो आगे चलते हैं। फिर बात आती है कि जन चेतना की आवश्यकता क्यों है, वाई देर इज अ नीड फॉर पब्लिक अवेयरनेस। ऑब्वियस सी बात है, आप एक बात देखें, हमारे इस पृथ्वी पर जो पर्यावरण है उसी की वजह से ही जीवन है,
यदि आपका एटमॉस्फेयर नहीं है, यदि हवा नहीं है तो आप सांस नहीं ले पाएंगे। यदि आपका जल नहीं है तो आप पी नहीं पाएंगे कुछ भी। यदि आपके पास वो वनस्पति या कोई भी जीव वगैरह नहीं है तो आप खाना नहीं खा पाएंगे, तो आप जिएंगे कैसे? तो यदि आपको जीना है, सुरक्षित जीना है, तो ज़रूरत क्या है कि पब्लिक में या जन में चेतना ज़रूरी है। आपको अवेयर होना चाहिए कि हमें पर्यावरण अध्ययन करके संरक्षण करने की ज़रूरत क्या है, क्यों ज़रूरी है। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप सब पर्यावरण अध्ययन करें, और यही सोचकर ही आपके पाठ्यक्रम में बीए, बीएससी, बीकॉम में आपके पास ये सब्जेक्ट जोड़ा गया है। ओके, तो आगे बात करते हैं। ये आपके कुछ तरीके हैं जिनके थ्रू आप जागरूकता पैदा कर सकते हैं, जैसे कि आप स्त्रियों को और बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि पर्यावरण की क्या क्या समस्याएं हैं और ये क्यों ज़रूरी है कि पर्यावरण होना चाहिए। वर्कशॉप, सेमिनार्स किए जा सकते हैं, कार्यशाला और सेमिनार आयोजित किए जा सकते हैं, कैंपेन चलाए जा सकते हैं, अवेयरनेस की जा सकती है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म यानी कि वृत्त चित्र, तो ये भी बता, इसके थ्रू भी आप जन चेतना का संचार कर सकते हैं। नुक्कड़ नाटक हो गए, स्ट्रीट प्लेज या फिर थिएटर नाटक, एग्जीबिशंस हो गए, प्रदर्शनी, तो ये सभी तरीके हैं जिनके थ्रू आप जन में चेतना ला सकते हैं। तो आगे बात करते हैं पर्यावरण शिक्षा का महत्व, कि पर्यावरण शिक्षा का ऐसा क्या महत्व है। तो देखिए, जब पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य पर कई सेमिनार, वर्कशॉप एक्सेट्रा ये करवाई गई, चर्चा की गई इनके बारे में, तब 1972 में स्टॉकहोम में पर्यावरण पर यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम की स्थापना की गई, UNEP। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सारी पर्यावरण को बचाने की मुहिम ये आपकी 1972 से शुरू हुई, जो कि स्टॉकहोम में हुई थी, राइट। तो संयुक्त राष्ट्र के यूनाइटेड नेशन के सम्मेलन में, राइट, तो वहाँ पे हुई थी, और तब से लेके अब तक लगातार ही ना केवल इस पे संधियाँ बन रही है यानी कि ट्रीटीज बन रही है इंटरनेशनल लेवल पे, बल्कि अवेयरनेस के लिए काफ़ी सारे प्रयास भी किए जा रहे हैं। फिर उसके बाद आता है कि कौन कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पर्यावरण को बचाने के लिए कार्यरत है। तो एक बार नज़र डाल देते हैं फटाफट। देखिए, वर्ल्ड लेवल पे विश्वव्यापी संगठन कौन कौन से हैं आपके, ये रहे भूमंडल प्रणाली शासन परियोजना, विश्व पर्यावरण सुविधा जिसको ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी भी कहा जाता है, जलवायु परिवर्तन पर अंतरशासकीय पैनल यानी कि IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, UNEP अभी मैंने बताया था 1972 से शुरू हुआ था। ऐसे वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन, विश्व प्रकृति संगठन, फिर उसके बाद आता है प्रकृति के लिए विश्वव्यापी फंड, राइट। तो ये सभी आपके विश्वव्यापी संगठन है। भारत में कौन कौन से संगठन है वो भी देख लेते हैं। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, आपने अपनी बाइक का या गाड़ी का पोल्यूशन कभी बनवाया हो तो आप उस पर गौर करना, उस पर CPCB इसकी तरफ से इशू किया जाता है वो, राइट। ऐसे ही मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट, पर्यावरण और वन मंत्रालय, अपरंपरागत ऊर्जा तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी की संस्था, एजेंसी फॉर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी एंड रूरल टेक्नोलॉजी, अनर्ट। साथ ही में विज्ञान और पर्यावरण का केंद्र, तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। पर्यावरण अनुसंधान तथा शिक्षा का केंद्र, सेंटर फॉर एनवायरमेंटल रिसर्च एंड एजुकेशन, सिरी। कल्पवृक्ष एक्सनोरा, पारिस्थितिक सुरक्षा संस्था, फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी, राइट। एंड लास्ट में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया।
तो ये कुछ आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है, हो सकता है 1 नंबर में आपके एग्जाम में आ जाए कि ये इसकी फुल फॉर्म बताएं या ये है क्या, तो आपको इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। फिर उसके बाद कहते हैं कि पर्यावरण का समाज पे प्रभाव क्या है। देखिए, समाज मिलके बना होता है इंसानों से, राइट। तो यदि पर्यावरण की वजह से, पर्यावरण जो आप में संतुलन खोया है पर्यावरण ने, उसकी वजह से यदि इंसानों में अफेक्ट हो रहे हैं, प्रभाव हो रहा है इंसानों पर, तो समाज पे भी प्रभाव होता है। तो यदि हम नकारात्मक दृष्टिकोण पर्यावरण का पतन करता है, जबकि सकारात्मक दृष्टिकोण पर्यावरण को उभारता है, बचाता है, तो हमें नकारात्मकता की बजाय सकारात्मकता के हिसाब से थोड़ा सोचना चाहिए, राइट। पर्यावरण को बचाने के प्रयास करने चाहिए जितना हम पे हो सकता है, राइट। तो समाज पर पर्यावरण ह्रास के प्रभाव, यदि आपका एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो जाता है तो समाज पे क्या क्या असर पड़ते हैं। स्वास्थ्य पे प्रभाव रहेगा, बायोडाइवर्सिटी को हानि होगी, जैव विविधता को नुकसान होगा, ओजोन परत आपने सुनी होगी, ओजोन लेयर जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में है, उसका भी नुकसान होगा, टूरिज्म को नुकसान होगा, इकोनॉमी को नुकसान होगा, आर्थिक प्रभाव एसेट्रा। तो ये आपके समाज पे होने वाले एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, पर्यावरण ह्रास के कुछ दुष्परिणाम है, राइट। तो उसके बाद देखिए, यदि पर्यावरण पतन में सुधार लाने में समाज की भूमिका की बात करें तो देखिए, हमें जल संरक्षण करके रखना होगा। वर्षा जल एकत्रीकरण, मतलब कि जो आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, तो जो बारिश के पानी है उसको हमें बचा के रखना होगा। वायु परिशुद्धिकरण, यानी कि हमें हवा से जो प्रदूषित कण है उन सबको निकालना होगा। साथ ही में जो हमारे फ्यूल्स हैं, ईंधन है, गाड़ियों में आपके पास पेट्रोल और डीजल है, तो उनके जलने से जो प्रदूषण हो रहा है तो उसको बचाने के प्रयास करने चाहिए, राइट। और ऐसे ही जो हमारी सोइल है, मृदा है, मृदा में जो भी हानिकारक पदार्थ है उनको भी हमें निकालना चाहिए, उनको भी रिफॉर्म करना चाहिए। तो जैसे कि आपके प्लास्टिक है, पॉलीस्टीरीन है, एटसेट्रा है, तो ये सभी क्या करते हैं कि आपके सोइल की क्वालिटी, यानी कि मृदा की गुणवत्ता को हानि पहुंचाते हैं, राइट। तो ये तरीके हैं जिनके थ्रू हमें कोशिश करनी चाहिए कि पर्यावरण को बचाया जा सके। तो अब यदि मैं समअप करूं अपने इस लेक्चर को, तो पहले चैप्टर में हमने क्या देखा कि एनवायरमेंटल स्टडीज क्या है, पहले तो ये क्यों ज़रूरी है, इसको अवेयर करने के लिए समाज की क्या भूमिका है कि भाई क्या क्या किया जा सकता है, नुक्कड़ नाटिका की जा सकती है, सेमिनार एक्सेट्रा, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इन कामों में लगी हुई है, चाहे वो आपके अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे है या आपके राष्ट्रीय पे। तो नेशनल इंटरनेशनल दोनों ही लेवल पे ऐसी संगठन लगे हुए हैं। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि भाई इसका समाज पे क्या क्या प्रभाव है एनवायरनमेंट का। तो अब ये कुछ क्वेश्चंस है, ये हो सकता है आपके एग्जाम पॉइंट में भी आ जाए। देखिए, वन बाय वन देख लेते हैं। डिफाइन द टर्म एनवायरनमेंट, मैं बता चुका हूँ एनवायरनमेंट क्या होता है शुरू में ही। कितने कंपोनेंट बताए थे, यदि आप रिकॉल कर पा रहे हैं तो 2 कंपोनेंट्स थे, जैविक और अजैविक, बायोटिक एंड अबायोटिक। फिर उसके बाद मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर पे आपको शॉर्ट नोट लिखिए कि पर्यावरण की बहुशिक्षात्मक प्रकृति कैसे है। तो उसमें मैं आपको याद हो, मैंने बताया था कि जैसे साइंस, टेक्नोलॉजी, आपका लॉ, आपका सोशल स्टडीज़, एवरी एक्सपर्ट हर एक क्षेत्र से कहीं ना कहीं डील करते हैं, तो उसी को आपने एक्सप्लेन करके यहाँ पे लिखना है। स्कोप की बात करें एनवायरमेंटल स्टडीज़ की, क्या स्कोप है वो हम देख चुके थे। इम्पोर्टेंस क्या है, ऑब्वियस है, यदि आपका एनवायरनमेंट ही नहीं बचेगा, पर्यावरण ही नहीं बचेगा, तो इंसान नहीं बचने वाले। तो बहुत ज़रूरी है कि आपका पर्यावरण बचा रहे।
फिर उसके बाद वाई देयर इज़ अ नीड फॉर पब्लिक अवेयरनेस। पब्लिक अवेयरनेस की इसलिए ज़रूरत है, यदि पब्लिक या जनमास आपका जागरूक होगा ही नहीं तो फिर वो ऐसे ही जल को दूषित करता रहेगा, हवा को दूषित करता रहेगा, मृदा को दूषित करता रहेगा। तो उसकी वजह से आपका क्या होगा कि हमारे आने वाली जो जनरेशन्स है, पीढ़ी है, उसको नुकसान झेलना पड़ेगा और हो सकता है कि कहीं ना कहीं आगे चलकर इंसानों की तादाद भी घटने लग जाए। तो इसलिए ज़रूरी है, तो ये सब आपको यहाँ मेंशन करना है। और लास्ट में नेम द सम नेशनल इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, राइट। तो ये था आपका पहला चैप्टर। और इसमें यदि किसी को कुछ ना समझ आया हो, किसी भी स्टूडेंट्स को कुछ भी समझ ना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं और जल्द ही हम सेकंड चैप्टर की भी एक वीडियो लेकर आएंगे। तो आप सभी को गुड लक, अपना पढ़ते रहें ऐसे ही।